हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर नंबर 2 और जो सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया था बिल्कुल उसी के मुताबिक सिलेबस जारी भी हो गया है और आप लोगों ने इसे देख भी लिया होगा। एक अच्छी बात यह है कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल के लिए जो सिलेबस है सेम टू सेम है, तो एक ही तैयारी से आपकी सारी तैयारियां हो जाएंगी और लगभग 70% इसका जो सिलेबस है वो मैच करता है विज्ञापन संख्या 52 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, तो ये भी आपके काम आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो कुछ दिया गया है ये सेम टू सेम सिलेबस फॉर HEO के लिए भी है, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए भी। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्लास होगी और एक ही क्लास से आपकी सभी परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी की, चाहे पीजीटी की, यानी कि 90 नंबर 90 अंक के प्रश्न होंगे जीएस से। और जीएस में 3 इकाई है, इकाई 1 करंट अफेयर, इकाई 2 फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एंड यूनिट 3 ये जनरल साइंस, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित है। हालांकि दोस्तों सिलेबस देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इतना छोटा नहीं है, बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। समय अभी आपके पास पूरा है, तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी नोट्स आपके जा रहे हैं आपके पेड ग्रुप में, आप सारे नोट्स देखते रहें। एटलीस्ट एग्जाम से पहले पहले कम से कम 2 बार तो आपका रिवीजन बहुत ही जरूरी है, ताकि जीएस में कम से कम आपके 25 प्रश्न सही हो सकें, या उससे ज़्यादा ही, उससे कम नहीं। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका मॉडल पेपर नंबर 2 है। और एक काम करिएगा आप लोग कि ये जो सिलेबस आपके सामने है ना, इस सिलेबस को आप लोग या तो अपने हाथ से लिख लीजिए या फिर इसका फोटो स्टेट करवा के उस जगह पर चिपका दीजिए। अपने मोबाइल फ़ोन का वॉलपेपर ही बना दीजिए जहां पर आपकी नज़र बार बार जाए, और ऊपर लिख दीजिए कि गंभीरता से लें। इसको गंभीरता से लेंगे तो आपको एक फोर्स मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि अभी बहुत कुछ आपको पढ़ना बाकी है। साथ ही साथ दोस्तों आप ये ज़रूर अपने बारे में सोचिएगा आज कि आप ये जो परीक्षाएं हैं, आपने इनमें से कोई भी, मतलब जैसे कि आपने फॉर्म भरा हुआ है टीजीटी पीजीटी का, या फिर प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, या फिर प्रिंसिपल के लिए, या फिर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए, या फिर पीसीएस के लिए, तो एक सवाल अपने आप से जरूर करिएगा कि आपने ये फॉर्म क्यों भरा है और अगर आप सफल हो जाएं तो आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर सामान्य अध्ययन आपकी सफलता के आड़े आ रहा है तो इसके लिए एक पेड ग्रुप आपके लिए बनाया गया है और इस ग्रुप में आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या फिर आप 9452252260 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों कॉल मत किया करिए, कॉल जब आप लोग करते हैं मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूं और एक डिस्टर्बेंस अलग से आती है। ठीक है, मैसेज कर दिया करें, और सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे मैं आपके मैसेज का रिप्लाई देता हूं, तो वेट किया करें, सही समय पर आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। आपका मॉडल पेपर नंबर 1 हो चुका है, ये आपका मॉडल पेपर नंबर 2 है जीएस का, यूजफुल फॉर द यूपी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, सुपर टेट, ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए भी समान रूप से उपयोगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न पीवाईक्यूज हैं, यानी कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं यूपीपीएससी की, और कुछ प्रश्न आपके नए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन यानी कि इमिशन निम्न में से किस प्रकार के विकिरण रेडिएशन से होता है? अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें, या फिर विजिबल रेज दर्शनीय किरणें, या फिर इंफ्रारेड रेज यानी कि अवरक्त, या फिर गामा रेज। तो इसमें से सही उत्तर आपको देना है दोस्तों, और इसका उत्तर होगा इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि अवरक्त विकिरण के माध्यम से जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है ये संपन्न होता है। ठीक है, ये गैसें पृथ्वी की सतह से निकलने वाले दीर्घ तरंगी अवरक्त विकिरण को रोकती और बिखेरती हैं। और ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं दोस्तों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प शामिल हैं। होता क्या है, मैं थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। ये है हमारी धरती और ऊपर है सूर्य। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हमारी धरती के चारों तरफ वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। तो क्या होता है कि जब यहाँ से सूर्य की रोशनी एंटर करती है, अंदर आती है, धरती पर पड़ती है, तो धरती इस रेडिएशन को, यानी कि प्रकाश की इस गर्मी को एब्जॉर्ब करती है
लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में। इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो धरती है ये उष्मा को वापस भी भेजती है ताकि गर्मी जो है कम हो जाए। तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो इनको वापस यानी कि धरती की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिससे धरती की जो गर्माहट है वो बनी रहती है। और यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, वो होता है अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड रेज से, ठीक है, रेडिएशन से। तो ये आप याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है प्रोबायोटिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्रोबायोटिक, देखो फ्रेंड्स, प्रोबायोटिक का मतलब होता है कि हमारे खाद्य पदार्थ में मौजूद वो गुड बैक्टीरिया जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को और अच्छा बनाते हैं, यानी कि जैसा कि हमारा जो चयापचय की क्रिया होती है वो सारी क्रियाएं और भी बेहतर तरीके से हो पाती हैं। यानी कि ये सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक कहे जाते हैं और ये मौजूद रहते हैं खास तौर से, जैसे कि आपका दही हो गया और दूध में भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि अत्यंत लाभकारी हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये जीवित अच्छे बैक्टीरिया और ईस्ट हैं। ये हमारे शरीर विशेषकर पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इसलिए इन्हें फ्रेंड बैक्टीरिया, मित्र बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो पेट के स्वास्थ्य को सुधारने और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। यही वजह होती है ना कि जब आपका पेट खराब होता है लोग आपको सलाह देते हैं कि आप दही खा लो, छाछ पी लो, ठीक है। आलू का सैथिल रोग जिसे आप विल्ट कहते हैं, अब सैथिल नहीं समझ पा रहे होंगे, विल्ट भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको आप जो लोग गांव के होंगे समझ जाएंगे, इसे उकठा रोग भी कहा जाता है। तो आलू का जो उकठा रोग होता है दोस्तों, ये किसकी वजह से होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, कवक यानी कि कवक होता ही है, अजैविकी रोग है। तो फ्रेंड्स, ये आपका होता है जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। और इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों राल्सोटानिया सोलानेंसिरम, ओके। और कभी कभी ये कवक होते हैं ना, जिसका नाम होता है फ्यूरेजियम और वर्टिसिलियम, तो इसके कारण आलू का सैथिल रोग यानी कि उकठा रोग हो जाता है। तो ये पौधे के अंदर पानी और भोजन पहुंचाने वाले रास्तों को बंद कर देते हैं और जो पौधा होता है वो सूखने लगता है, यानी कि वह उकट जाता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फसलों से संबंधित रोग हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि धान में एक रोग लगता है पत्ती झुलसा, इसमें पत्तियाँ जो होती हैं वो झुलस जाती हैं, तो ये जीवाणु की वजह से होता है। और इसके लिए जो जीवाणु उत्तरदायी है वो है आपका जैंथोमोनस ऑरिजेई। क्या नाम है? जैंथोमोनस ऑरिजेई, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया बैक्टीरियल विल्ट के बारे में, उकठा रोग के बारे में, और ये रोग केवल आलू में नहीं होता बल्कि टमाटर, बैगन और मिर्च में भी होता है। एक होता है सॉफ्ट राट, ठीक है, यानी कि नरम सड़न, इसका भी कारक बैक्टीरिया ही है। और ये जो बीमारी होती है ये गाजर या गोभी की जो सब्जियां होती हैं और आलू को प्रभावित करता है। तो इसका जो कारण होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है कारोटोवोरम, ठीक है। नाम थोड़ा उल्टा रहता है, बस बैक्टीरिया आप याद रखना, ठीक है। अगला है आपका पत्तियों के धब्बे, तो इसका भी कारण बैक्टीरिया ही होता है। और ये जो बीमारी होती है टमाटर, शिमला मिर्च, कद्दू वर्गीय जो फसलें होती हैं उसमें होता है। और क्राउल गॉल यानी गांठ रोग, इसका भी कारक बैक्टीरिया ही है और इससे प्रभावित होती हैं फलदार पेड़ और झाड़ियाँ, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये थी कि अगर परिस्थितियां आपातकाल की हों और विधान परिषद अस्तित्व में ना हो तो फिर ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कब? ये शक्ति जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 में प्रदान की गई थी, यानी कि विकल्प डी आपका करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का एक मुख्य मोड़ था। इस अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 ने कानून निर्माण में भारतीयों को शामिल करके प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की थी, विकेंद्रीकरण की नींव रखी और पोर्टफोलियो यानी कि विभागीय प्रणाली को कानूनी मान्यता दी। तो वायसराय को आपातकालीन स्थितियों में बिना विधान परिषद की सहमति के 6 महीने तक के लिए अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार मिला था। कब मिला था? 1861 के एक्ट में। इसको आप याद रखना, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन होगा, किसने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर कहा है? तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। और आपको पता ही है कि इसे लिया गया है कहाँ से? तो आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। और इन्हें
भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर कहा गया टीटी कृष्णामाचारी के द्वारा। विकल्प बी आपका करेक्ट है। तो पहले बात कर लेते हैं डीपीएसपी के बारे में। तो इन्हें कहते हैं आप नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दोस्तों आपको भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको मिलेंगे। ये रट के रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर जो पेयर होता है मैच कराने के लिए, उसी में इसको रखा जाता है। तो ध्यान देना कि डीपीएसपी भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य हैं। और ये तत्व सरकार के लिए केवल मार्गदर्शन सिद्धांत हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। ये तत्व सरकार को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीतियां बनाने और कानून बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को, डीपीएसपी को, टीटी कृष्णामाचारी ने भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों उनके अनुसार इन प्रावधानों में बिना किसी तार्किक या व्यवस्थित क्रम के केवल नैतिक उपदेश और आकांक्षाएं भर दी गई हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर है, मतलब इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? दोस्तों याद रखना, हमारा जो मूल संविधान है उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, और इसमें जो 9वीं अनुसूची थी इसे ऐड किया गया था जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। और आपका जो पहला संविधान संशोधन था ये हुआ कब था? 1951 में। ये हुआ था 1951 में। ठीक है, और यह मुख्य रूप से भूमि सुधारों, मौलिक अधिकारों, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध, 9वीं अनुसूची के सृजन तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित था। तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया 1951 में 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में। ओके, कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यालय, ये आपका सुमेलित है। अनुच्छेद 156 इसमें राज्यपाल की पदावधि दी गई है, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, दोस्तों हटाना नहीं बल्कि नियुक्ति से संबंधित है आपका अनुच्छेद 155। तो डी जो है सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा है, न कि हटाने से। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को देश के राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर लगे वारंट के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 ये राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। यानी कि अगर राज्यपाल को त्यागपत्र देना है तो वो किसे देगा? प्रधानमंत्री को देगा क्या? नहीं, वो देगा राष्ट्रपति को। और इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि कोई नया राज्यपाल नहीं आ जाता है। यानी कि राज्यपाल का पद कभी भी खाली नहीं होता है, और जब अगला राज्यपाल आएगा तभी जाकर जो वर्तमान राज्यपाल है वो हटेगा, अगर उसकी कार्यावधि पूरा हो गई है या वो इस्तीफा दे चुका है तो भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है? दोस्तों सेंसस पर एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। जनगणना का कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। नोट्स आपको पेड ग्रुप में दे दिया जाएगा, वहां पर जाकर उसे पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जनगणना 2011 ये जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर थी? हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, आप दिल्ली को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। सही जवाब इसका बनेगा दोस्तों लक्षद्वीप। भले ही जनसंख्या लक्षद्वीप की दिल्ली से बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो 91.80% है, जबकि दिल्ली में केवल 86.2% है। तो अंतर तो है। हाँ, संख्या में अंतर आएगा, संख्या में तो दिल्ली ही मतलब पहले नंबर पर आएगी, लेकिन प्रतिशत में लक्षद्वीप यहाँ पर टॉप पर है। दमन और दीव 87.1%, चंडीगढ़ में केवल 86%। तो दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई बहुत डिफरेंस नहीं था 2011 में साक्षरता दर में। ओके, अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल में सही जवाब इसका होगा विकल्प डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में 0 से 6 वर्ष का शिशु लिंगानुपात 972 है, और मिजोरम और मेघालय का ये 970 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूटी ये दमन और दीव है 618, और राज्य है हरियाणा में, और यूटी में दमन और दीव, यहाँ पर जो लिंगानुपात है ये सबसे न्यूनतम था, अरुणाचल में सर्वाधिक। तो यहाँ पर जो उत्तर है ये विकल्प डी होगा। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है? दोस्तों जलधारा को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस पर भी एक आपका कंप्लीट लेक्चर हो चुका है, आगे मैं एक लेक्चर और लूंगा। फिलहाल जलधारा से संबंधित प्रश्न क्योंकि पूछे जाते हैं, सो आपको यहाँ पर इस पर फोकस करना है और इनको रट के रखना है। ठीक है, रटना ज़्यादा आसान है अपेक्षाकृत समझने के, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि ज्योग्राफी में मतलब बहुत सिद्धस्त नहीं है या बहुत अधिक ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए रट लेना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। रट लेंगे तो समझ में भी आने लगता है, ये भी मैंने देखा है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो जो इरमिंगर धारा है और रेनल धारा है, यानी कि 1 और 2, ये दोनों जो जलधाराएं हैं ये अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं। तो सी जो है ये जो सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराओं में उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरों में प्रवाहित होने वाली गर्म और ठंडी जलधाराएं शामिल हैं। अगर हम बात करें उत्तरी अटलांटिक के बारे में, तो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक बहाव, फ्लोरिडा, कैनरी और लैब्राडोर धाराएं प्रमुख हैं। जबकि दक्षिणी अटलांटिक में ब्राजील, फॉकलैंड, दक्षिण अटलांटिक बहाव और बेंगुला धाराएं महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और हम बात करें तो इसके अतिरिक्त विषुवत रेखा के पास एक प्रति विषुवत रेखी धारा भी मौजूद है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं हैं, खासतौर से एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधारा इसमें गर्म है या कौन सी ठंडी है। तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, साथ साथ फ्लोरिडा की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये 4 धाराएं जो हैं ये गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, इरमिंगर की धारा, कनारी की धारा, बेंगुला की धारा और रेनल की धारा और फॉकलैंड की धारा, ये सारी जो जलधाराएं हैं ये ठंडी जलधाराएं हैं, और एंटीलीज की धारा ये गर्म है, इसको आप ध्यान देना। ठीक है, तो ये पीडीएफ जाएगी आपके पेड ग्रुप में, उसमें जाके तुरंत ही इसे पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार लिखेंगे तो फिर भूलेगा नहीं, और अगली बार जब आप रिवीजन कर लेंगे तो एग्जाम में भी गलत होने की संभावना 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा कुल कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस अधिसूचित किया जाता है? बताइए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने देखा कि किसान आंदोलन भी इसके लिए हुआ था। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कितनी फसलों के लिए घोषित किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है? तो दोस्तों 23, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि इन 23 में नकदी फसलों की संख्या कितनी है? तो इस ध्यान देना, 4 फसलें हैं जो कि नकदी में आती हैं, और इनके नाम हैं नारियल, गन्ना, कपास और जूट। ठीक है, जबकि तिलहन फसलें 7 हैं, दलहनी फसलें 5 हैं, अनाज की फसलें 7 हैं। सबको जोड़ेंगे तो संख्या बनेगी 23। ठीक है, अगला है, भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों अंटार्कटिका और आर्कटिक तो आपको पता ही होगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो आप उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको आर्कटिक। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक है, जबकि दक्षिण ध्रुव के पास मिलेगा आपको अंटार्कटिक। तो ये जो है थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर बनेगा? तो ये अंटार्कटिका में बनेगा, दक्षिणी पोल, साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, और ये तैयार हो जाएगा 2029 तक। तो फ्रेंड्स बात करते हैं मैत्री-2 रिसर्च सेंटर के बारे में। ये बनेगा पूर्वी अंटार्कटिका में। भारत ने अंटार्कटिका में अब तक 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र बनाए हैं। ठीक है, एक है आपका दक्षिण गंगोत्री, ये बना था 1983 में, तो फिलहाल अब ये काम नहीं कर रहा है। दूसरा बना था मैत्री 1989 में, तीसरा बना था भारती 2012 में, और अब हम बना रहे हैं मैत्री-2। फिलहाल देखा जाए तो केवल मैत्री और भारती ही काम कर रहे हैं, दक्षिण गंगोत्री अब काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आर्कटिक, जैसा कि आप जानते हैं, आर्कटिक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को
कहते हैं, और दक्षिण ध्रुव के पास मिलेगा आपको अंटार्कटिक। ये याद रखिएगा, एग्जाम में गलत हो जाएगा अगर पूछ लिया, और वैसे भी आपको समझने के लिए ये जरूरी है कि इसकी पोजीशन और लोकेशन आप याद रखें। अगला है UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है। देखो दोस्तों, ये जो UNFCCC है ना, एक बार मैं परीक्षा में था तो वहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था। आप लोगों में से कितने लोगों को याद है UNFCCC का फुल फॉर्म? कितने लोगों को याद है? प्लीज़ वो लोग वीडियो को लाइक करके बताएं। तो यहाँ पर 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, रिपोर्ट आई थी UNFCCC की। तो इसका सही उत्तर होगा 7.93%, यानी कि विकल्प ए। UNFCCC फुल फॉर्म होता है UN, आप समझ ही गए होंगे, यूनाइटेड नेशंस, और ये F का मतलब फ्रेमवर्क से होता है, और CCC कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये जो है UNFCCC, ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसे ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने और जलवायु प्रणाली, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज होता है उसमें खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए 1992 में अपनाया गया था। हालांकि ये रोक नहीं पा रहा है। आपने देखा होगा कि कई सारे देश तो बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। अभी हाल ही में जो आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था 177 देशों में, भारत उसमें 176वें स्थान पर है। भारत की स्थिति और भी बुरी है। और इसका जो मुख्यालय है UNFCCC का दोस्तों, ये बान में है, बान जर्मनी में है, और इसके सदस्य देश वर्तमान में 198 हैं। यह क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते की मूल संधि है। तो देखो, जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सहमति बनी थी, और ये 21 मार्च 1994 को लागू हुआ था UNFCCC। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इसी संदर्भ में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP1 बैठक हुई थी 1995 में, ये बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में ही। अभी बाकू अजरबैजान में 2024 में जो COP29 हुई थी बैठक, कहाँ पर हुई थी? बाकू अजरबैजान में। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2005 से लेकर 2020 तक कुल 36% की कमी दर्ज हुई है। किसमें? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर कुल 15 सालों में 36% है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में मैंने आपको बताया था 7.93%। तो ये जो 7.93% है ये 2020 का आंकड़ा है, केवल एक वर्ष का, पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, और क्लाइमेट एक्शन पर होता है आपका COP28, ये UAE में हुआ था 2023 वाला। COP27 हुआ था 2022 में, कहाँ पर हुआ था? इजिप्ट, मिस्र में हुआ था। 2025 वाला पिछली साल हुआ था ब्राजील में COP30, और इस साल COP31 कहाँ पर होगा? तो टर्की में होगा। ठीक है, और हाल ही में आपने देखा था कि टर्की और पाकिस्तान और ये जो आपका सऊदी अरब है, इन तीनों ने मिलकर एक नाटो जैसा संगठन भी बनाया है। तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और COP8, ये COP8 हुआ था नई दिल्ली में 2002 में। मतलब इसमें से जितने भी क्लाइमेट एक्शन से संबंधित COP की बैठकें हुई हैं, उसमें 2002 में केवल एक बैठक हुई है नई दिल्ली में, भारत में। ठीक है, और COP21 ये पेरिस में हुआ था 2015 में, जिसके बाद आपके SDG गोल्स निर्धारित किए गए थे। तो ये सब आपको याद रखना है। और देखो, एक बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पर भी बैठक होती है, इसको COP16 कहते हैं। तो 2024 में ये बैठक हुई थी कोलंबिया में। ओके, अब बताइए कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये प्रश्न ROE 2023 का है। हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों होता है बिना मिट्टी के पौधे उगाना, या यूं कहिए कि केवल पानी में पौधों को उगाना, इन्हें कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। जबकि ओलेरीकल्चर का मतलब होता है सब्जियों का अध्ययन, और ग्राफ्टिंग का मतलब होता है दोस्तों कलम लगाना। ग्राफ्टिंग आप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, नॉक नी सिंड्रोम किस प्रदूषण की वजह से होता है? ये प्रश्न भी आया था ROE में। तो नॉक नी सिंड्रोम दोस्तों होता है फ्लोराइड की वजह से, यानी कि विकल्प C आपका इसमें करेक्ट है। तो क्या होता है ये देखिए, आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। तो सामान्य रूप से ये पैरों की हालत होती है, आपके पैर सीधे होते हैं, लेकिन नॉकनी सिंड्रोम में हड्डियां जो होती हैं वो ऐसे तिरछी हो जाती हैं, एक्स आकार में। तो नॉकनी ये घुटनों से जुड़ी एक समस्या है, जिसमें घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और एक दूसरे को स्पर्श करते हैं जब पैर सीधे होते हैं। तो ये घुटने जो होते हैं ये मुड़ जाते हैं, और ये होता किस वजह से है? तो फ्लोराइड की वजह से होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो फ्लोराइड है
ये जिम्मेदार है नाकनी सिंड्रोम के लिए, जबकि इटाई इटाई रोग के लिए जिम्मेदार होता है कैडमियम, और ये जो एक बीमारी और होती है मीना माता, इसलिए जिम्मेदार होता है पारा। ठीक है, तो सब आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रक्त एक प्रकार का मतलब किस प्रकार का ऊतक है? उपकला ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, पेशी ऊतक है, या फिर संयोजी ऊतक है? तो दोस्तों ये है आपका संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आपकी बॉडी में जो विभिन्न ऑर्गन्स होते हैं उनको ये कनेक्ट करता है, उनको ये जोड़ता है, इसलिए इसे कहते हैं संयोजी ऊतक, टिश्यू। ठीक है, कलेक्टिव टिश्यू। तो ये एक फ्लड कनेक्टिव टिश्यू है। इसे संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को आपस में जोड़ने तथा उनके बीच पदार्थों का परिवहन करने का मुख्य कार्य करता है। ओके, अगला है, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार क्या है? तो फ्रेंड्स, जो आपकी कार होती है उसका जो हेडलाइट होता है उसमें हम अवतल दर्पण इस्तेमाल में लाते हैं। अवतल दर्पण क्यों? ये आपका सोर्स मतलब यहाँ पर बल्ब होगा, तो यहाँ से क्या होगा कि रोशनी यहाँ पर चलेगी। अब यहाँ पर रोशनी चलेगी तो क्या होगा, इसका जो है यहाँ पर और यहाँ पर जो रोशनी पहुँचेगी तो ये बिल्कुल पैरेलल ये वापस जाएगी। तो क्या होगा कि हमें एक लंबी और क्लियर भी मिलती है लाइट की, और दूर तक हमें स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसमें लगाते हैं अवतल दर्पण। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, रोशनी यहाँ पर निकली और ये परावर्तित होकर सीधी जा रही है। ठीक है, आईची जैव विविधता लक्ष्यों के तहत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों ये जो आईची जैव विविधता लक्ष्य हैं इसमें कुल मिला के 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। आईची एक स्थान का नाम है और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? नगोया जापान में। तो यहाँ पर एक बैठक हुई थी 18 से 29 अक्टूबर 2010 में। तो क्या हुआ था यहाँ पर? ये 10वां सम्मेलन था। इसमें जैव विविधता के अद्यतन रणनीतिक या सामरिक योजना को स्वीकार किया गया था। तो जैव विविधता को बचाए रखना है, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करना है, इसके लिए यहाँ पर 2 प्रकार की योजनाएं बनाई गई थी। पहली योजना थी 2050 तक के लिए, दूसरी योजना थी 2020 तक के लिए। और ये 2020 तक की जो योजना थी इसमें 20 लक्ष्य रखे गए थे, यही आपसे परीक्षा में पूछा गया है। अगला है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये क्या है? NBA ये दोस्तों है क्या? ये एक सांविधिक निकाय है, यह एक स्वायत्त निकाय है कि दोनों है? तो दोनों है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब होती है? तो 2003 में ये जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में, उसके बाद NBA की स्थापना होती है। तो यह स्वायत्त और सांविधिक निकाय है। अब स्वायत्त तो आप समझ रहे होंगे कि यह ऑटोनॉमस है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन सांविधिक और संवैधानिक दोनों में अंतर क्या होता है? संवैधानिक का मतलब दोस्तों जिसका वर्णन संविधान में मिलता है। सांविधिक का मतलब होता है जो कि कानून के द्वारा बनाया जाता है। तो सांविधिक निकाय यानी कि ये बात हो रही है यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में। तो ये जो आपका NBA है यह एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन देश की संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विशेष कानून या अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न स्तर से उच्च पोषण स्तर तक ऊर्जा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों ये है आपका फूड चेन, इसे आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो उत्पादक होते हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स, यानी कि हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि घास हो गई। फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि शाकाहारी जीव जो केवल पौधों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि टिड्डा या खरगोश। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि मांसाहारी जीव जो कि टिड्डा या खरगोश को खाते हैं, जैसे कि मेंढक और लोमड़ी। फिर आते हैं दोस्तों अपेक्स प्रेडेटर्स आते हैं। ये प्रेडेटर्स हैं, देखिए अभी तक कंज्यूमर्स थे, ये प्रेडेटर्स हैं यानी कि ये लगभग सर्वाहारी हैं। तो बड़े मांसाहारी जीव जो कि जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, ये मेढक भी खाते हैं, लोमड़ी भी खाते हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आता है, अब ये भी तो मरेंगे तो इनको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स। तो कवक और बैक्टीरिया जो मृत जीवों को सड़ाकर मिट्टी में फिर से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये एक सीरीज है, इसे कहते हैं फूड चेन। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा या कौन से स्तनधारी जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्लाउडेड लेपर्ड है ये शामिल नहीं है, चीता भी शामिल नहीं है, लेकिन ड्यूगोंग शामिल है। ड्यूगोंग क्या है दोस्तों? ड्यूगोंग एक समुद्री स्तनधारी जीव है और इसको शामिल किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में। और अनुसूची 1 में सिर्फ वही प्रजातियां शामिल हैं जिन जीवों का शिकार पूरे भारत में करना मना है, और अगर इनका शिकार आपने कर लिया तो आपको जेल होगी लंबी और आप पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। तो डुगोंग, ये समुद्री गाय, सी काऊ भी इसे कहते हैं, तो डुगोंग इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौता और स्थापित विषय के बारे में। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो, अल्मा एटा घोषणा ये जो संबंधित है व्यक्तियों की स्वास्थ्य सेवा से, करेक्ट है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये ओजोन क्षरण से संबंधित है। तालानोवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। लेकिन अंडर 2 गठबंधन दोस्तों ये बाल अधिकार से संबंधित नहीं है, यही आपका उत्तर होगा डी। तो अंडर 2 गठबंधन, इसका संबंध किससे है? राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का एक वैश्विक समुदाय है जो पेरिस समझौते 2015 के अनुरूप महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था? तो यहां पर देखिए, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा कंपनी के, बात हो रही है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उसमें राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया था। तो ये दोस्तों अलग किया गया था 1773 में, क्या नहीं, ये 1784 में अलग हुआ था पीट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है। तो देखिए, पीट्स इंडिया एक्ट ये आया 1784 में, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। तो व्यापारिक क्रियाकलाप कंपनी के हाथ में रहा। राजनीतिक क्रियाकलाप को इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, यानी कि व्यापारिक क्रियाकलाप को अलग कर दिया गया, राजनीतिक क्रियाकलाप को भेज दिया गया इंग्लैंड में स्थित जो 6 सदस्यीय एक कंट्रोलर मतलब कमेटी वहां पर बनाई गई थी। और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार द्वैध शासन की अवधारणा सामने आई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्या यह कथन सही है? जी नहीं दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि जो अलग अलग अनुच्छेद हैं वो विधायिका की शक्ति की स्रोत हैं, प्रस्तावना नहीं है। सो ये गलत है। संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन आपके यहाँ पर गलत हैं, न तो एक सही है और न ही 2 सही है। ये आपका उत्तर है, ठीक है। एग्जैक्टली जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये नॉन जुडिशिएबल है, मतलब न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं या आदर्शों को लागू करवाने के लिए सीधे न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार लिया गया है कहाँ से? अच्छा प्रश्न है ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो संयुक्त बैठक होती है सदन की, ये विचार लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, ध्यान देना, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक व व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 चीजें ली हैं, उनको आप याद रखेंगे, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और एसटी के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रबंध करता है? बताओ, मतलब लोकसभा में जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है उसके लिए जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन बी, ये रट के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी ध्यान देना कि विधानसभा में, अभी तक तो हम बात कर रहे हैं लोकसभा के बारे में, लोकसभा में जो एससी एसटी रिजर्वेशन है इसका संबंध अनुच्छेद 330 से है। उसके बाद जो विधानसभा होती है उसमें एससी एसटी रिजर्वेशन ये प्रावधान मिलेगा आपको अनुच्छेद 332 में। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटों में एससी 84 सीट और एसटी 47 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये करेक्ट है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी आपका करेक्ट है।
और राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता बता रहे हैं अनुच्छेद 56 में, ये आपका गलत है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ये भी सही है। तो सी जो है अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता से संबंधित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है उससे संबंधित है। जबकि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 57 में मिलेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सही है, हम किसी विदेशी को तो बनाएंगे नहीं। लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है, ये भी करेक्ट है। 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों, जो योग्यता होती है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए, तो लोकसभा सदस्य की योग्यता होना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल पद के लिए केवल 2 मुख्य योग्यताएं हैं। पहला, भारत का नागरिक, दूसरा 35 साल की उम्र। भारत का नागरिक हैं आप और 35 साल की उम्र है तो आप राज्यपाल बन सकते हैं। तो बढ़िया बात है, तैयारी शुरू करिए सभी लोग। ठीक है, हालांकि बिना पॉलिटिकल अप्रोच के कोई राज्यपाल बनता नहीं है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न पता नहीं क्यों बार बार पूछा जा रहा है, सो इसको रट के रखना आप लोग। ये स्थापित हुआ था 1960 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड यह स्थापित हुआ 1960 में। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, ये करेक्ट है क्या? हाँ, ये करेक्ट है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, ये भी सही है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, सब सही है। नियामी कजाकिस्तान की राजधानी नहीं है दोस्तों। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी जो पहले थी अलमाटा थी, अब नूर सुल्तान है। और नियामी जो है ये नाइजर की राजधानी है, न कि कजाकिस्तान की। ओके, अगला है और ये अंतिम प्रश्न है कि जनगणना 2011 किस राज्य में अनुसूचित जात की सर्वाधिक जनसंख्या की प्रतिशतता पाई जाती है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो दोस्तों, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या ये मिलेगी आपको प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो और संख्या में जो सबसे अधिक अनुसूचित जाति है वो यूपी में पाई जाती है। ठीक है, तो अब आपके लिए एक प्रश्न होगा और आप ये बताएंगे। देखो, ग्रुप ए में आपको बता चुका हूँ, अगर आप ग्रुप पढ़ रहे हैं तो आपको ये आराम से इसका उत्तर आप दे पाएंगे। 3 अगस्त 2026 को भारत का 101वां रामसर साइट घोषित किया गया है गलाव झील को। गलाव झील यानी कि अब भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 101 हो गई है। गलाव झील 101वां रामसर साइट बन चुका है। आपको ये बताना है कि ये गलाव झील किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, लद्दाख है, केरल है। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग लिखिएगा जरूर। गूगल करने की छूट मैं आपको देता हूँ, आप गूगल करिए लेकिन कमेंट कीजिएगा। और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पेड ग्रुप में आना चाहते हैं दोस्तों तो आप नीचे और पहला जो कमेंट होगा उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, ओपन करके आप नियम कानून पढ़ सकते हैं और ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। आपको आपकी हर समस्या का समाधान इस ग्रुप में उपलब्ध करवा दिया जाता है। थैंक यू।